बहरीन में सुबह सवेरे गूंजते सायरन, कुवैत के वाटर प्लांट्स पर गिरते मिसाइल और उर्दन के फ़ज़ाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों की तबाही। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी तैयारे आखिर क्या पैगाम दे रहे हैं? और इस सब के बीच इराक़ में अमरीकी फ़ौजी की हलाकत के बाद पासदारान इनक़लाब ने खलीजी पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात दाव पर लगा दिए हैं। तो वहीं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आलमी ताकतों को ये साफ साफ कह दिया है कि आलमी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ का माशी बोझ उठाना अकेले अमरीका काम नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को इसमें फ़ंड्स और साजो सामान के साथ शामिल होना होगा, क्योंकि यहाँ से सबका तेल गुजरता है। मार्को रूबियो का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब आबना हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर एक जंगी जोन में तब्दील हो चुकी है। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक आबना हर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स के धमाकों से फटने की इत्तलात हैं, जबकि खलीज ओमान में एक और बहरी जहाज़ में आग लगने की भी खबरें हैं। दूसरी तरफ अमरीका मुसलसल 9 दिन से ईरान पर बमबारी जारी रखे हुए है। अमरीकी फ़ज़ाइया बिला ताअत्तुल ईरान की स्ट्रेटिजिक और सिक्योरिटी लोकेशंस पर बमबारी कर रही है। तबरेज़, बूशहर, जासिक, सिरक, किनारक, चाबहार, महाशहर और बंदर इमाम में ईरानी कमांड सेंटर्स, पावर स्टेशन, दिफाई निज़ाम हो या फिर मिसाइल साइट्स हों, इन्हें मलबे का ढेर बनाने का दावा किया जा रहा है। जबकि खोरमुज में बिजली के पावर प्लांट्स की तबाही ने जो सप्लाई, मवासलात और सिविलियन निज़ाम तक इसकी फराहमी है उसे मुअत्तल कर दिया। इस निज़ाम को यहाँ नुकसान पहुँचा है। अमरीका के मुताबिक वो अपने बेगुनाहों के कत्ल नाहक का बदला ज़रूर लेगा और ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उधर तेहरान भी लड़ाई को अपने वजूद और बका की जंग करार देकर मुकाबला कर रहा है। पासदारान इनक़लाब ने जवाबी वार करते हुए बहरीन, कुवैत और उर्दन तक जंग का दायरा फैला दिया है। जहां बहरीन में ईरानी हमलों के खौफ से सायरन बज रहे हैं, वहीं कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के दावों के दरमियान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर भी मिसाइल गिरे हैं। उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट और मुफ़िक़ अल-सल्ती अज़्ज़र्क़ फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी मिसाइलों से अमरीकी तैयारों की तबाही और एक MQ-9 ड्रोन गिराने का दोबारा दावा किया जा रहा है। जबकि इराक़ में एक अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक सेंटकॉम की जानिब से की जा रही है। ये हमले करके ईरान अपने खलीजी पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात दाव पर लगा चुका है और मुसलसल उन्हें एंगेज करते हुए आइंदा आने वाले दिनों के लिए मज़ीद नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये मुल्क ज़ाती तौर पर डायरेक्टली इस लड़ाई में उतरते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा नुकसान होगा। जबकि जो अब तक की लड़ाई है उसकी वजह से आलमी मार्केट में 3% तक जो ख़ाम तेल की कीमतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं और इसमें मज़ीद जो है वो इजाफे का भी खर्चा है, क्योंकि ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। मामलात इस वक्त एग्जैक्टली हैं क्या और कहाँ तक जा रहे हैं, सबको डिस्कस करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर जाफ़र साहब। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। यकीनी तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जंग का पहला फ़ेज़ था एग्जैक्टली हम वहीं पर खड़े हुए हैं, बल्कि बयानात में पहले की निस्बत ज़्यादा शिद्दत है। अब एग्जैक्टली ईरान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता उसकी जानिब से छोड़ा जा रहा है, या वो भी ऑल इन एक बार चाहता है कि जो भी मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है वो उसको टेस्ट कर ले, ट्राई कर ले, ताकि उसे भी पता चल जाए वो इस खित्ते में कितनी बड़ी ताकत है और पावर है, और ताकि बाकी लोग उसके आगे सरेंडर करें, ख़ासतौर पर खलीज? कि जहाँ तक तो ईरान के इस रिसेंट जो फेज़ ऑफ वॉर है उसमें पोटेंशियल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ वो तो रोज़ अव्वल से ही सबके सामने है। कोई पैरिटी नहीं है दोनों के जंगी जो भी आप कह लीजिए तैयारियों के और लॉजिस्टिक्स के हवाले से, और इसी तरीके से जो डिप्लोमेटिक फोर्स या वेट इस वक्त अमेरिका को हासिल है कमिटी ऑफ नेशन में, मुख्तलिफ आलमी इदारों के अंदर, ईरान की हैसियत उसके मुकाबले में यकीनन वो नहीं है। तो लिहाजा ये तो एक वो जो कह रहे थे एसिमेट्रिक जंग है रोज़ अव्वल से ही। तो लिहाजा ईरान को कोई ऐसा गुमान नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके, ये कोई ऐसी क्या सराई की जाए कि ईरान शायद उसके घमंड में है। ईरान को बुनियादी तौर पे इस जंग के अंदर घसीट के लाया जाता है और फिर ईरान के पास एक खुददार और एक जिसे कहना चाहिए एक सॉवरन कंट्री के तौर पे और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता कि उसके पास जो भी उसके तरकश में तीर हैं वो उस सॉवरेनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स उसके पास मौजूद हैं उस पर अपना एक हक फ़ाइक रखने के लिए और उसको इंश्योर करने के लिए उन्हें एग्जॉस्ट करें, इस्तेमाल करें। अब तीसरा फेज़ जो जंग का है उसमें भी ईरान इसी स्ट्रेटजी पर अमल दरामद कर रहा है और यकीनन इस वक्त जो हिद्दत और शिद्दत आपको दिखाई दे रही है वो माजी के मुकाबले में इस लिहाज से ज़्यादा है क्योंकि ईरान को हर बार जो है वो किसी न किसी तरीके से
या तो अमेरिका खुद लोअर कर लेता है या मुख्तलिफ मुल्कों के ज़रिए या मुख्तलिफ सालसों के ज़रिए मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्हें लाता है। पहले उनके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ये सारा मेला सजाया जाता रहा है। अब जब उसको बकौल अमेरिका वो तहक़ीक़ कर चुके हैं, अब उसके बाद एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड एजेंडा जो है वो इस वक्त सामने है, जो 14 नुकात की सूरत में एक मुफाहमती याददाश्त की सूरत में दोनों फरीक जो है वो तय कर चुके हैं। लेकिन ईरान और अमेरिका, मैं कहूँगा दोनों ने ही रोज़ अव्वल से इस मुफाहमती याददाश्त की जो मुख्तलिफ शिकें हैं उस पर अमल नहीं किया। अमेरिका ने ख़ास तौर पे जो लबनान का सीज़ फायर है उसको एक दिन भी इफेक्टिव होने नहीं दिया, जो इसकी पहली शिक है। इसी तरीके से अमेरिका ने रोज़ अव्वल से ही जो धमकियाँ देने का और ईरान का तारीख और जोग्राफिया ज़ाहिर है वो तो वो जो सिलसिला है इस वक्त बयानबाजी का वो तो ज़ाहिर है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त मुझे ये लगता है मंसूर जाफर साहब, बुनियादी तौर पे ईरान की शायद ये कोशिश या ख्वाहिश ना हो, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश या ख्वाहिश है कि उसका ये बोझ बाकी लोग बांटे। यानी नेटो की तरफ पहले भी गए, वहाँ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला, फिर बीच में दोबारा गल्फ़ को इंगेज किया कि ये बेसिकली पे करेंगे, चलें वो भी MOU की सूरत में मान लिया गया कि चलें 300 बिलियन जो भी बनता है वो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे। अब जब मार्को रूबियो ये कहते हैं कि जी बाकी लोगों को अपना हिस्सा डालना होगा, साजो सामान भी दें, फ़ौजें भी दें, क्योंकि हुर्मत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये बोझ दुनिया उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप समझते हैं कि ये अपील, ये प्ली रायगा ही जाएगी अमेरिका की? जी, यकीनन रायगा जाएगी, क्योंकि इस वक्त जिसे कहना चाहिए अमेरिका का जो खुब्से बातन है वो इन ऐलानात की सूरत में सामने आ रहा है। क्योंकि वो कहते तो ये है कि हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को जिस तरीके से कहा जाता था माजी में वो एक आलमी पुलिसमैन बनने की कोशिश करता है, तो अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हज़ारों मील दूर आके एक ऐसे कज़िये के अंदर अपने आप को उलझाए कि जिसका वो अपने आप को खुद इतना बड़ा बेनिफिशियरी नहीं समझता। वो दुनिया का ठेकेदार बनने के बजाय अपने मामलात से मामला रखे। यकीनन दुनिया जाने और ईरान जाने वो इसको किस तरीके से सेटल डाउन करते हैं। नेटो को भी तुर्की के इजलास में आपने देखा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सख्त बातें हैं माजी में, उसके जवाब में उन्होंने इस हद तक तो लबकुशाई की कि एक बयान की सूरत में, एक करारदाद की सूरत में ईरान को थोड़ा सा सख्त कहा गया। और बिलखुसूस वही जो बातें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का एजेंडा है अपना हुर्मस के हवाले से, उस पर बात की जाए, लेकिन अमलन वो लोग इस बारे में किसी किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन मुल्कों के पास यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे मुतबादिल मौजूद हैं कि जो वो अपने कम से कम जिसे कहना चाहिए ज़िंदगी की डोर को बरकरार रखने, यानी वो उनके लिए सर्वाइवल मौजूद है, तो उनके पास ये लास्ट ऑप्शन नहीं है कि जिसको वो ऑप्ट करें। मंसूर फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। एहतशाम अलग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली ज़ाहिर है हम बार बार बात करते हैं कि सालिसी के लिए रास्ता नहीं बचा है या सहूलतगारी के लिए दोनों फरीक जो हैं वो गली को तंग करते जा रहे हैं। इस फ्रंट पे क्या कोई कोशिशें हो रही हैं तो कितनी सूदमंद हैं, क्योंकि एक्शंस में तो वो रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं? जी देखिए अवैध, जो अभी मंसूर साहब बात कर रहे थे कि अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है कि ठेकेदारी करना और जगह जाके अपनी हेजमनी, भाई दुनिया में अखलाकियात नामी कोई चीज़ अब नहीं है, जिसकी ताकत है वही ताकत है। अच्छा, अब देखिए इस सारे मामले में 2-3 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा अवैध। देखिए, एक तो आप देख लें कि जो सूरत हाल आपने देखा कि सुप्रीम लीडर की तरफ से 72 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये आज 9वां दिन या 10वां दिन अगर हमले अमेरिका के बंद नहीं होते तो हम बिला तात्तुल जो है ना वो GCC ममालिक में हमले शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा, एक तरफ GCC ममालिक अपनी तरह परेशान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज आ गया। देखिए 28 फरवरी के बाद जो आप देख रहे हैं कितना वक्त गुजर चुका है, बड़े एफर्ट किए गए। MOU को लोगों ने कहा कि ये मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसने किस तरह रिजेक्ट किया, किसने किस तरह किया। अब इस वक्त क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, आपने देखा होगा वह 3 दिन पहले इसहाक डार साहब हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना। वैसे तो कॉन्फ्रेंस के IT की थी, उसमें शीला फातिमा गई थी और इनकी कोई खास जरूरत नहीं थी। मेरी इत्तला है कि वहाँ से वांग जी ने इनको खास तौर पे दावत दी कि आए, और जो मेरी इत्तला है वहाँ पे जो बातचीत हुई है वो बहुत परेशान है चाइनीज। वो कहते हैं कि हमारा ट्रस्ट लेवल अमेरिका के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमने अपने तौर पे जो अमेरिका को बातें कही थी कि जंग बंद करें, वो नहीं करने के लिए तैयार, उल्टा हम पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हम उनके इंतखाबात में दखलंदाजी कर रहे हैं, वही जो बयान रशिया के खिलाफ दिया करते थे। अब उन्होंने कहा कि जी हमें फिर क्या करने की जरूरत है। उन्होंने कहा टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, आप एक बड़ा भरपूर एफर्ट करेंगे कि किसी तरीके से ये जंग बंदी का सिलसिला जंग बंदी हो, उसके बाद दोबारा से ये बैक टू डिप्लोमेसी आते हैं। लेकिन अमेरिका से उनके ज़ाहिर ताल्लुकात तो कभी भी कोई आइडियल तो रहे नहीं ना। वहाँ तो अगर ट्रस्ट डेफिसिट है और बढ़ता है तो वो
कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन ईरान के तनाजुर में वो क्या समझते हैं? क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त ये समझती है कि ईरान ने पहल की है, जो नई वेव है इसमें ईरान ने पहला कदम उठाया है। उस पर चीनी क्या कहते हैं? ईरान अमेरिका ने जब आपने देखा ट्रंप दौरा करके चीन का आए थे तो खासे दबाव में थे, बड़ा एज था चीन का, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई। चाइना इसका इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ा मसला बन गया है। 2 इशूज बताए गए हैं। एक तो ने कहा कि जी हमारा पाकिस्तान के साथ जो जिस तरीके से हमारा चीफ है वो तो हर्ट हो रहा है। एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव $3 ट्रिलियन का जो 75 मुल्कों में जा रहा है प्रोजेक्ट, वो बुरी तरह सफर कर रहा है। तीसरा उनकी इकोनॉमी डस्ट लग रही है, ग्रोथ लेवल वो नहीं आ रहा। मिसाल दी जाती है वैद के 2025 के एक महीने में चाइना ने 10 लाख गाड़ियां बनाई थी एक महीने में, वो कहते हैं ग्रोथ रुक गई है। फिर आपने देखा वेनेजुएला के बाद चाइना से अपना ईरान से जो तेल आता था ओवर 70% दोनों का मिला के वो बंद हो गया। तो इस वक्त वो कहते हैं कि हमारे लिए सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें दोबारा कोई एफर्ट करना चाहिए। अभी नतीजतन आपने देखा कि इसके बाद आज शाम को या शायद पहुंच भी हो, जब हम बात कर रहे हो ईरान के वज़ीर दाखिला, पहली मुलाकात उनकी एज यूजुअल होगी हमारे मोहसिन नकवी साहब के साथ वज़ीर दाखिला, और फिर इत्तलात है कि ये शटर डिप्लोमेसी। लेकिन जिन लोगों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं एग्जैक्टली वो सही लोग हैं, यानी वही लोग हैं जिनके पास इख्तियार है, या आप समझते हैं कि जैसे अमेरिका ने बीच में तय किया कि नहीं जी हम IRGC से डायरेक्ट इंगेज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है? ये जो फ्रंट है ये बात डेफिनेटली करता है, डिप्लोमेटिक फ्रंट संभालता है, लेकिन इनके बस में कुछ नहीं है, ये साहिब इख्तियार लोग नहीं हैं। देखिए उबैद, IRGC वालों ने जिस तरह की धमकी लगाई है, जो शट अप कॉल अमेरिकियों को दी है, वो JD वैंस की बड़ी ख्वाहिश थी, वो तो बात ख़त्म होगी। देखिए अब लोग तो ये बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जब आप देख लें आज सारी दुनिया के मज़ामीन बड़े बड़े अखबारात के, वो कहते हैं ये पाकिस्तान इनकलाब, ये पता नहीं दुनिया का कौन सा स्टफ है, इनको एक मुसीबत नज़र आ रही है, उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी देखें पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज है इसके साथ साथ। अभी देख लें आपने अगले दिन 2 दिन पहले कुर्दों पे, जो ईरानी कुर्दों पे बहुत ज़बरदस्त बमबारी ईरान ने की है, उनको लग रहा है कि अमेरिका ईरान को तैयार कर रहा है बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए। कुछ इत्तलात हमें जो मिली हैं सागदार के दौरे के बाद, अमेरिकन भी महसूस करते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकते हैं, इसके लिए वो वार्न कर रहे हैं। दूसरा, उनको लग रहा है कि जो पाकिस्तानी बलोचिस्तान है, यहाँ से ईरानी बलोचिस्तान में कुछ हो सकता है, अगरचे पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि हमारे मफादात में नहीं है कि हम किसी तरीके से भी ईरान के खिलाफ जाएँ। बहरहाल सूरत हाल के साथ ये ख्वाहिश है या ये फरमाइश की गई और इस पर जवाब दे दिया गया? देखें ये तो ख्वाहिश का तो अब कोई लिमिट नहीं है, यानी फिर फरमाइश हुई है। देखिए ये तो बाकायदा फरमाइश की गई है, ख्वाहिश की गई है, उनका कहा गया है कि भाई अब कोई नई चीज़ रहेगी कि एज वी स्पीक अभी भी पाकिस्तान, तेहरान, वाशिंगटन के दरमियान एक अच्छा राब्ता है। अभी दोनों पाकिस्तान के बारे में अच्छे अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक लास्ट मिनट एफर्ट हो सकता है जिसको पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।